हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके साथ मैं फिर से एक बार जुड़ा हूँ 12वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। बेस प्रमेय। बेस प्रमेय सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी का 16वां चैप्टर है जो 12वीं क्लास का प्रायिकता, उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 12वीं बोर्ड में भाग द में 30 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 6 नंबर का वो क्वेश्चन आता है बेस प्रमेय का, और वो डेफिनेटली बेस प्रमेय पे होता ही होता है। चॉइस वाला क्वेश्चन होता है, कोई दो क्वेश्चन आते हैं, आपको उसमें से कोई एक चॉइस करना होता है। तो देखिए, बेस प्रमेय पढ़ने से पहले अपने को कुछ दो चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। जब वो चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी तब ही आप आगे बेस प्रमेय कर सकोगे। तो वो दो चीज़ें हैं क्या कि आपके पास एक प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस है, आप उसका विभाजन करना चाहो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसका विभाजन कैसे करेंगे, यानी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, अभी अपने बताएंगे कैसे करना है विभाजन। और उससे पहले एक आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। तो सबसे पहले अपने ये पढ़ते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन कैसे होता है। प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन करते समय आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। ये आपके पास एक सैंपल स्पेस वेन आरेख से समझ रहे हैं। आपने इस सैंपल स्पेस को, टोटल सैंपल स्पेस को कुछ घटनाओं में विभाजित कर देना है। ये घटनाएं मान रहे हैं, मान ली ये घटना E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है, आगे ऐसे चलती जाएगी, ये En है। तो आपको ये विभाजन किस प्रकार करना है, तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जो आपने ये घटनाएं विभाजित की हैं उनका जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो उनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। फाई से मतलब इन घटनाओं में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसा आप E1 E2 लोगे, इसका इंटरसेक्शन निकालोगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कि E1 E2 में कोई कॉमन अवयव है या नहीं, तो इनमें कोई कॉमन अवयव नहीं होना चाहिए। E1 E2 में नहीं होना चाहिए, E1 E3 में नहीं होना चाहिए, E2 E3 में नहीं होना चाहिए, E1 E4 में नहीं होना चाहिए, E2 E4 में नहीं होना चाहिए, E3 E5, मतलब कोई सी भी दो उठा लो, इनमें कोई भी दो, उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप इन सब घटनाओं को जोड़ दोगे, और सेट फॉर्म में जोड़ा कैसे जाता है, यूनियन से। यूनियन का मतलब आप समझते ही हो कि E1 E2 E3 E4 सभी के एलिमेंट आपको लेने हैं, तो आपको वापस क्या मिल जाना चाहिए, एक सैंपल स्पेस, वही जो आपने पहले सैंपल स्पेस लिया था वो सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप किसी भी घटना की प्रायिकता निकालो, चाहे E1 की, चाहे E2 की, चाहे E3 की, किसी की भी प्रायिकता निकालो, उसकी जो प्रायिकता होगी वो प्रायिकता का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये था आपका प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। अगर ये तीन बातें आप संतुष्ट कर देते हो तब वो प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन सही हुआ है। अब आपने पढ़ते हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, उसके बाद अपने पढ़ेंगे बेस थ्योरम। तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय है क्या, देखिए कि आपने एक सैंपल स्पेस लिया S, इस सैंपल स्पेस में से आपने क्या किया, इसको कई घटनाओं में विभाजित कर दिया। और घटनाएं कैसी होनी चाहिए, अभी अभी आपको प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन बताया ही है कि कोई सी भी दो उठाओ, उनमें इंटरसेक्शन यानी कॉमन नहीं आना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, इस सैंपल स्पेस में से ही एक घटना और लेते हो A। कौन सी घटना, A। इस A की प्रायिकता निकालना ही कौन सी कहलाती है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कहलाती है। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। आपको E1 E2 E3 En ऐसी घटनाएं लेनी है, और फिर इसी सैंपल स्पेस में से एक घटना होगी A जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, और वो प्रायिकता ही कौन सी कहलाएगी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। अब आप देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट
ये ए का भी है और E1 का भी है, यानी दोनों का कॉमन पार्ट है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन E1। ये वाला जो दूसरा पार्ट है ये किसका किसका कॉमन पार्ट है, ए का भी और E2 का भी, तो इसे क्या लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन E2। इसी प्रकार इसे क्या लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन E3। इसे क्या लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन E4, और इसे क्या लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन EN। तो देखिए इसे अपने प्रूफ करते हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय को। देखिए सबसे पहली बात कि अगर मैं E1, E2, E3, EN इन सब का यूनियन निकालूं तो ये यूनियन किसके बराबर आएगा, S के बराबर ही आएगा, क्योंकि अभी भी आपने प्रतिदर्श समष्टि का दूसरा नियम पढ़ा है कि ये इस प्रकार विभाजित होनी चाहिए कि जब आप इन सब का जोड़ कर दोगे तो वो सैंपल स्पेस यानी S के यानी प्रतिदर्श समष्टि के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। फिर आपको इस ए घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो किसी घटना ए के लिए आपको कोई घटना ए ली आपने सैंपल स्पेस में से, इस घटना ए की प्रायिकता निकालनी है, तो मैं इस ए को इस ए इंटरसेक्शन एस के बराबर लिख सकता हूं। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। कैसे, मान लिया आपके पास एक सैंपल स्पेस है जिसमें अवयव हैं 1, 2 और 3। इसी सैंपल स्पेस में आपने एक घटना ए कर दी जिसके अवयव हैं 2, 3। तो अगर इनका इंटरसेक्शन निकालो ए का और एस का, मतलब दोनों के कॉमन अवयव निकालो, तो कॉमन अवयव कौन कौन से आएंगे, 2 और 3। क्या ये ए ही नहीं है क्या, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन एस किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। पर आपको ज्ञात करनी थी प्रायिकता, तो आप दोनों साइड क्या ले लीजिए, प्रायिकता। ये आपने प्रायिकता ले ली, एस की जगह ये एस की वैल्यू रख दीजिए, पी ए बराबर ए इंटरसेक्शन एस की जगह वैल्यू क्या है, E1 यूनियन E2 यूनियन EN। तो पी ए बराबर 11वीं क्लास में आपने बंटनता नियम पढ़ा है, इसे आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3, और इसी प्रकार ये चलता जाएगा ए इंटरसेक्शन EN। तो पी ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, इस यूनियन की जगह आ जाएगा प्लस। प्लस क्यों आएगा, पिछली वीडियो में आपको मैंने प्रायिकता की जोड़ नियम और गुणन नियम का बेसिक समझाया था। उसमें आपको बताया था कि जब दो घटनाएं अपवर्जी हो तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर आता है, पी ए प्लस पी बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये घटना ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E2 ये दोनों घटनाएं अपवर्जी हो गई तो इस यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उसी प्रकार ये दो घटनाएं अपवर्जी होगी तो इस यूनियन की जगह भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये अपवर्जी है कैसे, अभी आपको बताते हैं। इसे मैं लिख के आ सकता हूं, इस यूनियन की जगह प्लस, इसी प्रकार यहां आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन EN। अब ये दोनों घटनाएं अपवर्जी कैसे हैं, अपवर्जी मतलब क्या होता है, ऐसी दो घटनाएं जिनका इंटरसेक्शन फाई हो, उनमें कोई अवयव कॉमन न हो। तो अपने को ये दो घटनाएं देखनी है, ए इंटरसेक्शन E1 ए इंटरसेक्शन E2। देखिए यहाँ देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये घटना है ए इंटरसेक्शन E1 की और ये घटना है ए इंटरसेक्शन E2 की। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि E1 E2 में भी कुछ कॉमन नहीं है। तो A इंटरसेक्शन E1 और A इंटरसेक्शन E2 में भी कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब जब आप यहाँ यूनियन लोगे इन दोनों का तो इन यूनियन के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आगे अपने इसको ये भी लिख सकते हैं कि पी ए बराबर समेशन आई बराबर 1 से n पी ए इंटरसेक्शन EI। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप i बराबर 1 लेते हो तो ये पहली टर्म आ जाएगी,
जब i बराबर 2 लेते हो बाहर समेशन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि i बराबर 2 से मतलब है कि i बराबर 1 वाली घटना भी लेनी है और i बराबर 2 वाली भी लेनी है। तो पहली की प्रायिकता प्लस दूसरी की प्रायिकता। इसी प्रकार n टर्म तक आप कुछ भी ले सकते हो, उन सब का क्या होता जाएगा, जोड़ हो जाता है। अब आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है कि पी ए इंटरसेक्शन ई किसके बराबर होता है, ये दो फॉर्मूलों के बराबर होता है। पहला फॉर्मूला पी ए बटा ई, दूसरा फॉर्मूला पी ई बटा में ए। तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो अपने फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, देखिए आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे न कि इस फॉर्मूले का। कारण इसका मतलब क्या हुआ कि ए घटना घटित हो गई और ए घटना घटित होने के बाद ई की प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि यहाँ पर अपने को ई की प्रायिकता नहीं ज्ञात करनी, प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको बताया था कि सैंपल स्पेस में से एक घटना ली जाएगी ए, उसकी प्रायिकता निकालना ही क्या है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। अपने को ए की प्रायिकता निकालनी है जो कि यहाँ से आएगी कि ई की प्रायिकता गुणा में ई की घटना होने के बाद ए घटना की प्रायिकता, तो इसे ये लिखा जाएगा। तो ये अपने यहाँ लिख देते हैं कि पी ए का मान किसके बराबर होगा, समेशन आई बराबर 1 से n पी ई आई इंटू पी ए बटा में ई आई। तो ये आपकी होगी संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने इस दोनों का यूज करेंगे कौन सी प्रमेय में, बेस प्रमेय में। तो अब अपने बेस प्रमेय करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का सवाल इसमें से पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट अपनी जो प्रमेय है बेस प्रमेय, इसे प्रतिलोम प्रमेय भी बोलते हैं। प्रतिलोम क्यों बोला गया इस पर भी विचार करेंगे। सेम यही चीज अपने लेते हैं। तो देखिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में तो क्या था कि E1 E2 E3 E4 En लिया, इनमें से कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। आपने एक घटना ली ए सैंपल स्पेस में से ही, इस घटना की आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बेस प्रमेय में ऐसा क्या है जो इसे प्रतिलोम प्रमेय कहा गया। संपूर्ण में तो आपने एक घटना ली ए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी थी, जबकि बेस प्रमेय में आपको एक घटना सैंपल स्पेस में से ए दे देगा और ये पूछेगा कि E1 की प्रायिकता ज्ञात करो, E2 की प्रायिकता, मतलब ए घटना E1 में क्या है उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसका उल्टा पूछा गया है, संपूर्ण प्रायिकता का उल्टा पूछा गया है। इसमें आपको ए देगा, E1 E2 E3 किसी एक की प्रायिकता पूछेगा, जबकि संपूर्ण में आपको किसकी प्रायिकता पूछेगा, ए की प्रायिकता पूछेगा। इसीलिए इसे क्या बोला गया, प्रतिलोम प्रमेय। तो देखिए सहप्रतिबंध प्रायिकता वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि जब एक घटना आपको दे दी जाएगी, मतलब एक घटना घटित हो जाएगी, तो ये आपकी एक घटना घटित हो गई, तब आपको पूछेगा ई आई की प्रायिकता ज्ञात करो। आई से मतलब आई बराबर 1 हुआ तो E1 हो जाएगा, 2 हुआ तो E2 हो जाएगा, 3 हुआ तो E3 हो जाएगा। इसका मान सहप्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले से क्या होगा, ई आई इंटरसेक्शन ए बटा में पी ए। आई का मान क्या होगा, 1 2 3 n कुछ भी हो सकता है। ये क्या है पी ए, मतलब इस ए घटना की प्रायिकता क्या होगी वो वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। और ए घटना की प्रायिकता अभी भी आप संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से ये वैल्यू निकाल के हटे हो। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में पी ए की अभी अभी वैल्यू आपने क्या निकाली है, समेशन आई बराबर 1 से n पी आई पी ए बटा में ई आई। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, पी ई आई बटा ए बराबर पी बटा में समेशन आई बराबर 1 से n पी ई आई पी ए बटा में ई आई। और इसका फॉर्मूला भी आप रख दीजिए। अभी अभी आप संपूर्ण प्रायिकता में इसका फॉर्मूला पढ़ के गए हो कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, पी ई आई पी ए बटा ई आई, समेशन आई बराबर 1 से n पी ई आई
पी ए बटा में ई आई। तो ये जो फॉर्मूला आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि पी ई आई बटा ए किसके बराबर होगा, पी ई आई इंटू पी ए बटा ई आई बटा में समेशन आई बराबर 1 से n पी ई आई इंटू पी ए बटा ई आई, और यहाँ भी आई बराबर 1 2 3 एप्सिलॉन n कुछ भी हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कल अपने कुछ क्वेश्चन 16.3 के कुछ 4-5 क्वेश्चन अपने करेंगे, और अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।